आज जो देश में चल रहा है, हम सब लोग उससे इत्तेफाक नहीं रखते। जो आज सरकार जिस तरह से चला रही है देश को, वो एक विचारधारा है। वो क्या विचारधारा है कि बहुत ही छोटे दिल के लोग हैं, और कोई विचारधारा नहीं। यही है कि हम ही हम। जब ये देश की तरफ देखते हैं तो इनको 100 करोड़ देशवासी नहीं दिखते, इनको अपने दिखते हैं। ये हमारे वाले हैं, ये दूसरे वाले हैं। अपनी उनकी परिभाषा में ही विभाजन हो गया। और मैं एक उदाहरण दूं समझाने के लिए कि मानिए आप कई नए क्षेत्र में गए हैं, किसी नए क्षेत्र में, और वहां के लोगों से बातचीत कराएं, तो जो भाषा आपने पहले कभी सुनी ना हो, पहली बार जब आप कोई नई भाषा सुनते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ना। ऐसा लगता है कि सामने वाला कुछ गा रहा है, एक मधुरता आती है दूसरे के वाणी को सुनकर के। लेकिन आपको भी अच्छा लगता है ना जब दूसरी भाषा सुनने को मिलती है, जिसे आप जानते नहीं, समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन कानों को जो ध्वनि आती है वो अच्छी लगती है कि नहीं लगती है? ये एक मानसिकता है। और ये छोटे दिल के क्यों है? क्योंकि उनकी मानसिकता ये है कि इनको अच्छी नहीं लगती। एक ही वाणी होगी, एक ही भाषा होगा, एक विचार होगा, एक ही रंग के, एक ही ढंग के और एक संग के लोग ये देश में रहेंगे, और किसी को रहने की इजाजत नहीं देगी। ये कौन लोग हैं तय करने को कि हमारे विचार क्या होंगे, हम कपड़े क्या पहनेंगे, हम खाना क्या खाएंगे, हम किस धर्म को मानेंगे नहीं मानेंगे, इबादत रखेंगे नहीं रखेंगे? ये स्वेच्छा से होना चाहिए, लेकिन सारी चीजें थोपी जाती हैं। तो इसके खिलाफ हमें और आपको निरंतरता के साथ सतर्क रहना होगा। कांस्टेंट विजिल, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इस देश की रक्षा का एक जो नया एक युद्ध होना है, वो यही युद्ध है, विचारों का युद्ध है, जो प्रत्येक दिन, प्रत्येक मिनट, हर मंच से, हर घर में, हर गली में हम सबको लड़ेंगे। और इसलिए आज हम लोग सम्मिलित हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं, एक बड़ा मिशन के तहत हम लोग आए हैं, और इससे कोई सुनहरापन नहीं हो सकता था कि दीन बंधु चौधरी छोटू राम जी की जयंती को हम मनाएं। क्योंकि सारी जो बातें हम करना चाह रहे हैं, उनके एक आइडल, उनके प्रेरणा स्रोत बाबा साहब अंबेडकर जी और चौधरी छोटू राम जी हैं। मनोज जी ने तो बहुत पुरानी बात बताई, प्रतिभा जी ने बताई। प्रतिभा जी के तो दादा थे, तो सीकर की जो इस पंचायत की बात आपको बता रही थी, जो किसानों की विशालतम सभा उस समय, जो कहा जाता है कि 1 लाख किसान, 1 लाख से भी ज्यादा किसान, पूर्व उत्तर भारत के किसान अपने संसाधनों से, अपने तरीकों से वहां आए। शायद उसके बाद तो बोट क्लब की रैली होगी जो देश में धस हुई, विदेश में, जिसकी लोगों ने उसको सराहा और समझा कि हाँ, ये जनता की आवाज। तो ये उस इतिहास को आपको बताया, उनके द्वारा दिए गए जो उन्होंने काम किए हम सब के लिए, उनका वर्णन हुआ। और एकाध उनके संबंध में जो काम, जो मुझे लगता है जो हाईलाइट है, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि उन्हें बेहतर समझने में ये चीजें कारगर होंगी। एक तो जो उन्होंने कानून बनाया था शायद 1940 में, व्यवसाय श्रमिक कानून, शायद इस देश में पहला लेबर लॉ होगा। ये जो बंधुआ मजदूर है, उनके शोषण को समाप्त करने के लिए, उनको निजात दिलाने के लिए एक बड़ा, एक सकारात्मक चॉइस आपकी पहल थी। आप सोचिए, आज के समय आपको छोटी बात लगेगी, 1940 में उन्होंने प्रावधान किया कि 8 घंटे ड्यूटी होगी, 1 दिन हर सप्ताह में छुट्टी मिलेगी विद पे, और छोटी शिकायत पे, नाजायज बात पे आपको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। ये अधिकार उन्होंने श्रमिक को, मजदूर को इस कानून के माध्यम से दिए। तो ये दिखाता है कि कितनी फॉरवर्ड थिंकिंग थी उनकी, दूरदर्शिता थी, कितना लिबरल माइंड था, उदारवादी दिल था उनका। और जो समाज की उस समय की जो व्यवस्थाएं थी, बिल्कुल एक धारा के विपरीत चलने का मादा उनके अंदर था कि तमाम शक्तियों के सामने डट के रहे। उनको अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी थी,
और फिर जब कांग्रेस से मोह भंग हुआ असहयोग आंदोलन के कारण, गांधी जी का वो सम्मान करते थे, लेकिन उस आंदोलन से उन्होंने इत्तेफाक नहीं रखा, तो कांग्रेस से भी अलग उनको संगठित करना पड़ा। और जो उस समय साहूकार थे, जो शहर की आबादी थी, जिनके हाथ में देश की बागडोर होती थी, उनके खिलाफ भी लड़ना पड़ा। और क्या था उनके पास? जनता, जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद। हर व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति जानता था कि चौधरी छोटू राम जी हिमायती हैं तो हमारे। उनको कुछ लोगों ने, शायद आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, कुछ लोग आज भी अंडरस्टैंड नहीं करते होंगे। कुछ लोग कहते होंगे उनको सर की उपाधि दी, यानी वो अंग्रेजों के सहयोगी रहे होंगे। वो आर्मी में उन्होंने जवानों की भर्ती कराई, यानी वो ब्रिटिश आर्मी को मजबूत करने के लिए कार्य करते होंगे। आज शायद कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं जो इस तरह की राय रखते हैं और चर्चा करते हैं। मैंने भी देखा है सोशल मीडिया पे कुछ प्रतिक्रियाएं इस तरह की आती हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने कराया, क्योंकि वे मानवतावादी थे। उनको ये बात समझ में आई कि देश शासक से नहीं बनता, समाज एक व्यक्ति से नहीं बनता, वो जनता से बनता है, वो इंसान से बनता है, इंसानों की जमात से बनता है। और इसलिए वो इतना प्यार करते थे अपने धरती से और धरती पुत्रों से, हमारी घर की बच्चियों से, कि वो उनके लिए उन्होंने काम किया। अंग्रेजों के साथ अगर उन्होंने कोऑर्डिनेट करके आर्मी में भर्ती कराई तो उन्होंने इसलिए कराई क्योंकि उनको चिंता थी कि किसान की ये जो कौमें हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, इनका क्या होगा। आज भी अगर वो भावना जिंदा है, उत्तर भारत के कई गांव में मैंने देखा है शहीद की मूर्तियां लगी हुई, लेकिन वो अगली पीढ़ी को और प्रेरित करती हैं मूर्तियां। मैं शहीदों के घर में गया हूं जिनके बड़े ने कहा कि हमें तो गर्व है कि हमारा बच्चा चला गया, और जो भी हमारे घर के दूसरे बच्चे होंगे हम उनको भी वहीं भेजेंगे शहीद होने के लिए। ये ऐसी भावना पैदा कैसे हुई? ये क्रांतिकारी है विचार। ये इसका बीज भी शायद चौधरी छोटू राम जी ने रखा, वरना ये भावना जिंदा नहीं होती, हमारा देश सुरक्षित नहीं रहता। आज हम लोग अग्निवीर का विरोध कर रहे हैं, इसलिए तो कर रहे हैं कि इस मूल भावना को भारत की सरकार नहीं समझ पाई। जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, राष्ट्र के इस मूल विचार को ना समझ पाई, ना उसका सम्मान रख पाई ये सरकार। 13 महीने किसान आंदोलन हुआ। क्या आपको मालूम है किसान आंदोलन की जड़ें उत्तर भारत में इतनी मजबूत कहां से हुई? जबकि पूरा प्रचार तंत्र हमारे और आपके खिलाफ था, तरह तरह की प्रताड़ना लोगों ने सहन की। ये तो आतंकवादी हैं, ये तो नक्सलवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये तो बाहर विदेश कनाडा से इनको पैसा आ रहा है, ये तो व्यापारी के गुर्गे हैं, ये तो मूलतः किसान ही नहीं है। सारी बातें सहन करते हुए धैर्य के साथ 13 महीने लोग डटे रहे। क्यों डटे रहे? एक बड़ा कारण था, और वो चौधरी छोटू राम जी से जुड़ा था, क्योंकि लोगों को हरियाणा, पंजाब, यूपी में समझ में आया चौधरी छोटू राम जी ने जो मंडियां बनाई थी, ये कानून उन्हीं मंडियों को ध्वस्त करने के लिए। तो सीधा सीधा तार जुड़ गए चौधरी छोटू राम जी से, और इसलिए पंजाब के लोगों ने आगे आके मोर्चा संभाला। सबसे शुरुआत पंजाब के किसानों ने की। मैं इस मंच के माध्यम से दाद देता हूं, यानी अगर चौधरी छोटू राम जी ना होते तो जो आजाद भारत में शायद सबसे बड़ा किसान आंदोलन हमने देखा वो भी नहीं रचा होता। सीकर भी वो इसलिए आए थे, जो किसानों पे लगान लगता था, टैक्स लगते थे, वसूलियां होती थी, किराया कानून, उसका विरोध करने वो सीकर में आए। उससे पहले शायद पुष्कर में भी उन्होंने एक बड़ी पंचायत की। तो उनका बड़ा नाम है साहब, और आज भी वो नाम जिंदा है, आज भी वो हमारी धड़कनों में शामिल है। और इसलिए बिल्कुल सही तारीख आज चुनी गई कि साझे मंच पे हम लोग उन ताकतों के साथ जूझेंगे और उन पे साझा वार करेंगे जो आपको कुचलना चाहती है, दबाना। मूलतः लड़ाई आज भी वही है, वंचित शोषित समाज। हम लोग चाहे तो बटे रहेंगे, हम लोग चाहेंगे तो अपने अपने छोटे छोटे स्वार्थ में बिक जाएंगे। हमने तो राजनीतिक क्षेत्र में देखा है कि विचारधारा बदलते टाइम नहीं लगता, समय नहीं लगता, कि सत्ता मिल जाए तो विचारधारा बदल जाए। और मैं चंद्रशेखर जी को दाद देता हूं कि इन्होंने बहुत कुछ सहन किया, लेकिन इनके वाणी और विचार पे कोई अंतर नहीं आया। ये आज भी वही है
जो जेल जाने से पहले चंद्रशेखर, बल्कि और उम्र के साथ मैच्योरिटी आएगी और इनकी लंबी यात्रा रहेगी। मैं यही प्रार्थना करता हूं, आप सब इनका सहयोग करें, अपने संगठन को मजबूत बनाएं, गांव गांव ढाणी ढाणी जैसा राजस्थान में कहावत है, वहां इस बात को ले जाएं। हमें बड़ा मूवमेंट खड़ा करना है और लड़ाई जिनकी है, जिनसे हमारी है, वो बहुत ताकतवर लोग, हर चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की खूबी उनके अंदर। तो इसलिए हमारी सोशल मीडिया पे भी प्रेजेंस मजबूत होनी चाहिए, जमीन पे भी होनी चाहिए। जो सागे साहब ने कहा, मैं उनकी एक और चीज करेक्ट करना चाहता हूं। सागे साहब, मोदी जी ने चाय कभी नहीं बेची। बात सुनो, ऐसा लगता है गर्म पकौड़ी जरूर बेची होगी। जैसे बारिश में पकौड़ी खाने का मजा आता है, वैसे जो भाषण वो देते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको सुनने में मजा आता है। आंखों पर पट्टी बन रही है लेकिन ताली बजाना आसान है। तो देश में बड़ी भी आबादी आज ऐसी है जो ऐसी बन चुकी है, भक्त बन चुकी है। लेकिन हमें इस तरह की भक्ति नहीं चाहिए। सवाल विचारों का है, आप हमें पसंद करें ना करें, हमारे विचारों को समझें और उन विचारों को आगे बढ़ाएं। यही हमारे लिए आशीर्वाद होगा। चौधरी चरण सिंह जी का अगर आज नाम है, वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने वो काम किया और उनकी विचारधारा, जिस रास्ते पे वो देश को ले जाना चाहते थे, उस रास्ते पे हम नहीं गए। उनकी एक पैरेलल थ्योरी थी। उस समय के अर्थशास्त्री कहते थे कि इकोनॉमी ऑफ स्केल, यानी छोटे 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 जो फार्म हैं उन पे कभी भी इतनी उपज नहीं होगी। अगर उनको इकट्ठा कर लिया जाएगा तो उन पे संसाधन जुटाए जाएंगे, आधुनिक खेती होगी तो अच्छी पैदावार होगी। आज के समय में ये बात ऐसा लगता है कि सही होगी, लेकिन उस समय चौधरी चरण सिंह जी ने साबित किया कि नहीं, एक्चुअली जो छोटा काश्तकार है वो जिस तरह से दिल लगा के, लगन के साथ, बिना ज्यादा पूंजी, अनावश्यक पूंजी लगाए वह पैदावार करता है, उतने बड़े फार्म्स में पैदावार नहीं होती। और इसलिए वो कहते थे नहीं, लैंड रिफॉर्म कीजिए, भूमि पे आप भूमि सुधार करके जो वंचित लोग हैं उनको जमीन दिलाने में, स्वामित्व देने में चौधरी चरण सिंह जी का बड़ा रोल रहा, जैसा कि चौधरी छोटू राम जी का रहा। उनकी यही इच्छा थी। तो बराबरी एक आदर्श है, आज भी आदर्श है, लेकिन कभी सोचो कि 75 साल आजादी के बाद भी आज भी बराबरी एक आदर्श ही है जो हासिल नहीं हुआ। कभी करना है, कल्पना है, लेकिन आज हकीकत नहीं है। तो ये किसकी कमी है? हमारी कमी है। आज भी दुर्भाग्य है कि देश में बराबर कौन पैदा भी नहीं हो रहे, क्योंकि एक गरीब कुपोषित मां की कोख में जो बच्चा या बच्ची पैदा होती है, उसकी क्षमता पहले ही बाधित हो जाती है। उसकी शारीरिक क्षमता तभी बाधित हो जाती है जब उसको पहले 6 महीने 2 साल सही पोषण नहीं मिलता। तो कहां से बराबर है? गांव की भी चर्चा यहाँ हुई। सारण जी ने कहा कि गांव एक पवित्र यूनिट है जिसकी हम कल्पना करते हैं। आप लोग जानते हो क्योंकि अम्बेडकराइट मूवमेंट से भी आप लोग जुड़े हुए हो। एक दूसरी धारणा ये भी थी कि गांव में शोषण भी होता है, गांव में गैर बराबरी भी होती है। संसाधन जिस तरह से प्रकार से बटे हुए हैं, या तो उनका बराबरी से बंटवारा हो दोबारा, जो लोग होने नहीं देते। चकबंदी में दिक्कतें आती हैं। चौधरी चरण सिंह जी सब कानून बना गए, लेकिन आज भी समस्या आती है। अगर मैं भी खड़े होकर कहूं कि लैंड सीलिंग, आज के व्यवस्थाओं को देख के सीलिंग पे पुनर्विचार हो, तो हमारे लोग जो है हथियार ले लेंगे। तो एक थिंकिंग बनी कि नहीं, इसको रिजेक्ट करके, गांव की उस यूनिट को रिजेक्ट करके शहर की तरफ चलो। शहर में समान अवसर मिलेंगे, जैसे जैसे शिक्षा मिलेगी तो लोगों के विचार बनेंगे, जातिवादी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, क्लास और कास्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन आज के मॉडर्न इंडिया का अनुभव हमें बताता है कि ऐसा नहीं होता। यहां कोई वकील है ना? वकील आए हुए वकील? कभी बाहर में जब चुनाव होता है किस आधार पे होता है जरा बताना? जाति के आधार पे होता है। वकील भी इकट्ठा होते हैं, पढ़ा लिखा वर्ग जो संविधान को समझता है, संविधान की रक्षा के लिए तत्पर है, वे वर्ग भी आखिरकार जाति पे आके रुक जाता है। तो जाति की उस पहचान से हम कैसे छुटकारा पाएंगे, इसके लिए भी बड़ा सघन विचार हमें करना पड़ेगा।
चौधरी चरण सिंह जी इतने लिबरल थे, वो तो कहते थे अंतर जातीय विवाह करो। और ऐसा नहीं है कि वो आपको कहते थे, हमारे घर में उन्होंने किया है। हमारे घर में या परिवार में लगभग 90% जो अगली पीढ़ियां हैं उनके अंतर जातीय विवाह है। धीमे धीमे विचार बदलते हैं, दूसरे की क्या परंपराएं हैं परिवार की, दूसरे की, जिससे आप रिश्ता जोड़ते हो, उन परंपराओं से आप जुड़ते हो, आपका दिल बड़ा होता है, विस्तार होता है। वरना आप यही सोचते हो हर जाति की कहानी होती है, हर जाति होंगे, आप मनु के कंधे पे नहीं बैठने वाले, कहीं नीचे ही हैं सारे लोग, लेकिन उनका वर्णन होता है कि हम कभी ऊपर थे, हमें नीचे धकेल दिया गया, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारी जाति सर्वश्रेष्ठ है। ये जो जाति के प्राइड और गर्व हम लोग महसूस करते हैं सबके अंदर है, सबके अंदर ये मूल भावना है। मैंने बहुत कुरेद के देखे, बड़े पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, बुद्धिजीवी लोग, थोड़ा सा भी कुरेदो तो फिर वो जातीयता आ जाती है वह रुकती नहीं है। तो इस व्यवस्था को भी बदलना तो जरूरी है ना, ये समझते हैं कि नहीं सब लोग? इससे ये जंजीरें हैं, ये हमारा गर्व तब की बात नहीं, हमारी पहचान नहीं, ये हमारी जंजीरें हैं। अंग्रेज चले गए क्योंकि हमने फैसला लिया कि हमें अंग्रेज शासक नहीं चाहिए, हम अपना शासन खुद करेंगे, अपने कानून खुद बनाएंगे, अपना संविधान खुद रचेंगे, लोकतंत्र लाएंगे देश में, रिपब्लिक बनेंगे, गणतंत्र को मजबूत करेंगे। आपने तय किया, हो गया। क्या हम लोग मिलकर ये तय कर सकते हैं कि जाति की व्यवस्था से हम ऊपर उठेंगे? क्योंकि जिस दिन आप तय करोगे, वास्तविक तौर पे तय करेगी भारत की जनता, हो जाएगा। यहीं जयपुर में एक बहुत बड़ा विशाल जनसभा में मैंने बात कही थी, तुम लोग गाड़ी के पीछे लिखते हो वीर गुजर जाट, तुम किसी सामने वाले को डराना चाह रहे हो क्या? कुछ लिखना ही है तो लिख दो, किसान पुत्र लिख दो। ठीक है मेरा प्रस्ताव? ऐसे ऐसे आइडिया निकाल करके बच्चों के साथ बैठ करके, तो बड़े बड़े लोग, पगड़ी वाले लोग बैठे हैं, पुराने ओल्ड टाइमर हैं, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि बच्चों के साथ समय बिताया कीजिए। बच्चे तो दूर भागते हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, मैं देख रहा हूं जब से कोविड आया तो बच्चे तो अपने मोबाइल फोन के अंदर घुस गए हैं, जैसे बाहर की दुनिया नहीं देखना चाहते, खेलना कूदना नहीं चाहते, दुनिया उनकी बिल्कुल बदल चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा सही और गलत नहीं कह रहा, ये उनका जमाना है, उनकी सच्चाई है, उसी जमाने में उनको रहना है। हो सकता है आगे चल के उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो बहुत बढ़त हासिल करें, लेकिन मैं ये महसूस करता हूं आज के बच्चे, आज का यूथ अपने उस पीढ़ी से, उस इतिहास से बहुत दूर जा रहा है। इसलिए आपको विशेष प्रयास करने पड़ेंगे कि बच्चे तो नहीं मानेंगे, ना मांगेंगे ना चाहेंगे, उन्हें तो दंड लगेगा शुरुआत में, लेकिन रोज आधा घंटा 1 घंटा बैठ के पुराने किस्से उनको बताया करो। बताओगे ना जी? बताओगे? खिला रहे हो? ठीक है, यही मेरे लिए आशीर्वाद है, मैं यही आपसे मांग करने आया हूं। बहुत राजनीतिक शक्तियां यहाँ आई, सामाजिक शक्तियां आई। हम लोग 26 तारीख में दोबारा साझा मंच मुजफ्फरनगर के किसान की धरती पर रख रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी में संविधान के उस राष्ट्रीय पर्व को मनाएंगे, प्रस्तावना को जनता के बीच ले जाएंगे, एक संकल्प के तौर पर उसको पढ़ेंगे, लोगों की सहभागिता से उस प्रस्तावना को आज 75 साल जब आज़ादी के हो चुके ये देश में वास्तविकता में बदलना है, उस संकल्प को वहां दोहराएंगे। लेकिन अच्छा लग रहा है कि शुरुआत राजस्थान की धरती से होगी। हम लोग चाहते थे शुरुआत छपरौली से कर सकते थे, मुजफ्फरनगर से कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ जयपुर से दोनों लोगों ने शुरुआत की है, जो एक मंच साझा हमने बनाया है। तो हमारी कुछ सोच होगी। राजस्थान क्योंकि क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है, जिन जातियों की मैं बात कर रहा था, जाति के अंदर भी गोत्र हैं, आप तो लोग जानते हो उन व्यवस्थाओं को। गोत्र में भी आप पूछेंगे, अल्टीमेटली सबकी निकासी, तमाम जो जाति भारत की जातियां, उनसे पूछोगे 400 साल, 500 साल, 1000 साल, कहेंगे कि हम राजस्थान से हैं। यानी जो अपने आप को मूल निवासी देश का मानता है, वो ये मानता है कि राजस्थान से ही शुरुआत हुई, इसलिए आज हम राजस्थान से शुरुआत करें। धन्यवाद। अब जय हिंद नहीं बोलूंगा, जय भारत।
23 दिसंबर तारीख है, चौधरी चरण सिंह जी की जयंती। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। चंद्रशेखर जी से भी हमने बात की है। भरतपुर के जमीन पर हम लोग आएंगे और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप भी समय निकालकर परिवार के साथ आएं। धन्यवाद। 25 दिसंबर ठीक है, आप बुलाओगे, आएंगे? हो गया। मिर्च की चटनी खिलाएंगे ना, बाजरे की रोटी और चटनी।